देखो, ये जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में था, सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर है पहले? सर फर्स्ट पॉइंट में ये अमेजोन वगैरह की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। यानी कि एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं, जैसे amazon है, ठीक है, उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पहला पॉइंट क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मैं एक चीज याद दिलाता हूं, 9 सबसेक्शन 5 ना, ये क्या था? ये था कि जो प्लम्बर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, ऐसे छोटे लोग, ठीक है, लेबर क्लास, क्या मैं कह सकता हूं आज के टाइम पे वो लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं थ्रू ईसीओ। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि एक मेरे को ड्राइवर रखना है 3 घंटे के लिए, तो क्या कोई ना कोई ऐप है जिसके थ्रू ड्राइवर बुक हो सकता यस सर। है ना? तो 9 5 क्या था? छोटे सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो 9 5 के अंदर सर्विस प्रोवाइडर होते थे, छोटे होते थे। अब पढ़ते हैं। पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9 5, दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो ये दोबारा से ई कॉमर्स ऑपरेटर की ही बात कर रहा है। हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन स्पेसिफाइड सर्विस। आपको याद है हम लोगों ने स्पेसिफाइड सर्विसेज लिखी थी, यस सर। ठीक है। तो ये हो गया। अब एक बार थर्ड पर आना, ठीक है। मतलब सर फर्स्ट, सेकंड वालों के लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है ना? नहीं, सेकंड में सेकंड, कौन आया पहले, आप ये बताओ मुझे। जो सेक्शन 9(5) वाले छोटे नहीं, वाले थे। नहीं, आप एक बार इसको आराम से पढ़ो। वो क्या बोल रहे हैं? हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स 9, दैट इज, ये दोबारा नाम किसका आ रहा है? दैट इज, क्या लिखा हुआ है दैट इज के आगे? अच्छा, जो उनके बिहाफ पे पे करते थे वो। अरे सिंपल सा है मैडम, एक बात बताओ। तुम्हारे हिसाब से तुम सिंपल सी चीज सोचो। अभी मैं एक कैब बुक कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तुम गवर्नमेंट का तुम लॉ बना रही हो, तुम्हारे हिसाब से तुम उस कैब ड्राइवर को बोलोगी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, या वो जिस ईसीओ के थ्रू कर रहा है उसके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए? ईसीओ। एग्जैक्टली, तो वही हो रहा है। अच्छा सेकंड ओके सर। पॉइंट में भी ईसीओ ही है। अच्छा ओके सर। पहले दोनों पॉइंट में कोई प्रोवाइडर ऑफ सर्विस, प्रोवाइडर ऑफ गुड्स कोई नहीं आ रहा है, ठीक है जी। आगे सुनिए। थर्ड पॉइंट, पर्सन हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज अदर देन 9 5, यानी कि कह सकता हूं ये थोड़े से बड़े लोग हो गए। यस सर। अदर देन 9 5 का मतलब समझ रहे हो? कैब ड्राइवर से थोड़ी दुनिया ऊपर भी है, ठीक है। तो वो चीज है, थ्रू सच ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर 9 5। यानी कि अगर तुम एक ऐसे पर्सन हो, जैसे सपोज करो हर्षदा जी, आपकी ना एक शॉप है, और आपकी कपड़ों की शॉप है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि तुमने अपने कपड़ों के सारे जो यूनिट्स हैं वो amazon पे लिस्ट कर रखे होंगे। यस सर। तो मुझे बताओ, क्या तुम कैटेगरी नंबर 1 में आ रही हो, 2 में आ रही हो, कि 3 में आ रही हो? थर्ड। एग्जैक्टली, exactly। तो मैं चाहे एसी बेचता हूं, मैं चाहे ये बॉटल बेचता हूं, मैं चाहे ये मोबाइल बेचता हूं, अगर ईसीओ के थ्रू, तो मैं यहां आ रहा हूं। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है। द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 lakhs, यानी कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, 20 लाख की है इन केस सप्लाइंग सर्विसेज, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो जो 20 लाख की लिमिट थी वो इंटैक्ट है। और द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अवेलेबल फॉर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ। अगर आप गुड्स बेचते हो तो भी, बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंट्रा स्टेट है। मुझे बताइए। अब मैं आपके सामने चार्ट बनाकर आपको दूंगा और आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। वैसे समझ आया तुम्हें सारा? यस सर। ठीक है। अब एक बार बस एक चीज देखिएगा। एक इंसान है, और ये 9 5 वाला इंसान है। चलो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, 3 पॉइंट वैसे लिखता हूँ जैसे लिखे हुए हैं। सबसे पहला,
ईसीओ के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, क्लियर है। यस सर। दूसरा, ये एक इंसान है और ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता है, 9 सबसेक्शन 5। ये ईसीओ के थ्रू आगे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। 9(5) के अंदर मैं जस्ट एक बार सिर्फ उबर ड्राइवर लिख रहा हूं और आपको बाकी सारी लिस्ट के नाम याद होने चाहिए। और ये ईसीओ कौन है, उबर। आप मुझे बताइए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके ऊपर लग रही है, इस ड्राइवर के ऊपर या ईसीओ के ऊपर। ये उबर ईसीओ पे। एग्जैक्टली exactly. तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 24 लिख रहा हूं कि इसके लिए कंपलसरी। ठीक है। तीसरी चीज, ये इंसान है और मैं कह रहा हूं ये अदर देन 9(5) में, क्योंकि अगर ये 9(5) होता तो ऊपर आ जाता। यस सर। अदर देन 9(5) का मतलब पता है आपको, यानी कि हो सकता है ये सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा हो सकता है ये गुड्स भी प्रोवाइड कर रहा हो। ये बात से अगर आप अग्री करते हैं। यस सर। अब मैं दो बातें बना रहा हूं। अगर तो ये सर्विस प्रोवाइड करता, किसके थ्रू, ईसीयू, तो चाहे इंट्रा हो चाहे इंटर हो, लिमिट कितने रुपए की लग जाएगी, 20 लाख या 10 लाख। क्लियर है। यस सर। अगर आप गुड्स सप्लाई करते ईसीओ के थ्रू और अगर ये इंट्रा है तो लिमिट लग जाएगी 40, 20, 10। और अगर आप गुड्स सप्लाई करते हो ईसीओ के थ्रू और अगर वो इंटर है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। किस इंसान को, इस इंसान, ये जो इंसान, क्योंकि हम हर बार किसकी बात कर रहे हैं, समझ आ गया आपको। यस सर। मेरा आपसे सवाल हर्षदा जी, आपका चश्मे का बिजनेस, सुनिएगा ध्यान से, किसके थ्रू बेचती हो तुम। सर मैंने तो, हर्षदा जी आपने तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही बेच रहे हो आप, कोई ईसीओ के थ्रू। दिल्ली की दुकान है आपकी, दिल्ली में ही बेचती हो, तुम्हारी 15 लाख की सेल है पूरे साल की। आर यू रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। लिमिट के अकॉर्डिंग फिर तो नहीं होगा। एग्जैक्टली exactly. क्योंकि आप किस कैटेगरी में आ रहे थे, आप समझो। हर्षिता जी अगर आपको मैं बोल रहा हूँ आप चश्मा बेच रहे हो, तो आप सेकंड में तो नहीं हो, आप थर्ड में हो, सबसे पहली चीज। एंड यस ये सर। जो चश्मा है ये सर्विस नहीं है, ये गुड्स है। और मैंने आपको बोला कि तुम्हारी इंट्रा है तो लिमिट लगेगी, लिमिट एक्सीड नहीं हुई तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं ले। अब मैं फिर से बोलता हूँ, आप ये चश्मा बेच रहे हैं और आप इंटर स्टेट बेच रहे हैं नाउ। तो फिर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। एग्जैक्टली exactly. और क्या मैं कह सकता हूँ, ये तो चाहे तुम ईसीओ के थ्रू ना भी करती तो भी वही होता। हाँ यस सर। ठीक है। तो टेक्निकली ये जो लोग हैं, मतलब अगर तुम प्रोविजन जनरली भी देखोगे तो मैंने वही प्रोविजन तो लिखे हैं जो जनरली यस सर। ओके सर आ है गया। ना। हाँ मतलब वो चीज कही। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। यस सर। फिर आप देखोगे कि हमारा ना बस खत्म हो गया था ये। आज मैं एनआरटीपी और कैजुअल टेक्सुअल पर्सन कराऊंगा। तो पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस ये भी हमने लिख लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट को टीडीएस डिडक्ट करना होता है, सो दे विल गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड। अगर आप हाँ ये एजेंट है, वाले पॉइंट हो गए थे। हाँ फिर आईएसडी कर लिया था, ओआईडीआर सर्विस। एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन मनी गेमिंग, हमें नहीं जाना भाई इसमें, एक जगह आएगी जब मैं जाऊंगा इसके अंदर, कंपलसरी रजिस्टर में इतना ही है। ऑनलाइन मनी गेमिंग है, बाहर से चल रही है, और किसको सर्विस दे रहे हो, पर्सन इन इंडिया। फिर उसके बाद सच अदर पर्सन एज बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। 11 के 11 पॉइंट आपको रटे होने चाहिए। पेपर में ऐसे थ्योरेटिकली आ सकता है,
और देखो पेपर को अगर टफ बनाना है ना, लेट मी टेल यू, मतलब आप बढ़िया क्वालिटी के स्टूडेंट हो, वो ईसीओ पे ही पूछते हैं। अगर उनको टफ बनाना है, इजी बनाना है, तो बोलेगा डिस्कस एनी 5 केसेस, लिस्ट डाउन 5 केसेस फॉर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। मुझे बताइए, क्या सेक्शन 24 आप सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। जहां तक मुझे समझ आता है, क्या हमारे नोट्स में सारी बातें बनी हुई हैं? बिकॉज आई वॉन्ट कि हमारे नोट्स भी सही होते रहे, तो सही है। 7वां ये था। ये वाली लाइन तो मैं हटा ही दूं, क्योंकि ईसीओ की तो इतनी गहरी लाइन है, यहाँ पे पता नहीं क्या बनी होगी अभी। एक मिनट रुकना। एक तो बच्चे ये वाला हो गया, ईसीओ वाला याद है आपको, 9th पॉइंट, कि ईसीओ को करना है। यस सर। ठीक है, अब मैं इसके आगे लिखना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका भी सही हो जाएगा। ये नोट्स फिर आपको बहुत ही बढ़िया काम आ जाएंगे। और आप ही हेल्प कर दीजिए मुझे। मुझे बताओ, मैं 9th पॉइंट ये था, वैसे इसी के अंदर ही था। तो 9A में सबसे पहले तो ये, और क्या आ रहा था बच्चे? अगर मैं बोलूं कि पर्सन लाइबल टू पे टैक्स ऑन सर्विस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। और इसका कंक्लूजन क्या निकला, यानी कि कौन किसको रजिस्ट्रेशन लेनी थी? ईसीओ को। ईसीओ। याद है ना आपको? ठीक है ना? यही था ना? यस सर। अच्छा, अब सोचते हैं अब लैंग्वेज में कैसे लिखें, कि और कौन था सर? क्या मैं बेस बोल सकता हूँ? पर्सन सप्लाइंग इंटरस्टेट गुड्स, मेकिंग सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट में पर्सन मेकिंग सप्लाई। आप साथ साथ लिख रहे हो या अभी तुम्हारे नहीं बने हुए बाद में बनोगे? सर साथ साथ ही लिखेंगे। ठीक है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, और ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा इंटरस्टेट थ्रू ईसीओ। क्या मैं कह सकता हूं इस बंदे के लिए भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? यस सर। कूल। फिर पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स, और अब की बार मैं इंट्रा स्टेट बात कर रहा हूं। इफ, क्या बोलूं, इफ कंपलसरी है, इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स। हाँ जी, एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 40 lakhs, 20 lakhs, 10 lakhs। अच्छा जी। फिर पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस, और इस केस में क्या लिखूं, इंट्रा लिखूं अंदर, या इंट्रा प्लस इंटर दोनों लिख दूं? दोनों। हाँ जी, गुड। इंट्रा प्लस इंटर
इफ एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स 20 lakhs और 10 lakhs। हम लोग बहुत ड्रिल डाउन एनालिसिस कर रहे हैं, इस लेवल पर पेपर में आता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली अच्छी बात है, हम लोग ये बात कर रहे हैं। कही क्लियर है बच्चे यहां तक? यस सर। ठीक है, क्या मैं कह सकता हूं यहां तक हमारे पॉइंटर्स थे, है ना? ये सारा का सारा ईसीओ के अंदर ही था। फिर अगला कौन सा था? ओआईडीआर सर्विसेज। यस सर। तो मैंने लिख दिया ओएडीएआर, ओआईडीएआर सर्विस। बहुत अच्छी बात है जी। और कौन सा था जी? वो था ना ऑनलाइन गेमिंग सर्विस। यस सर। ऑनलाइन गेमिंग सर्विस कहां से प्रोवाइड हो रही थी? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया। अब आपको सॉर्टेड लग रहा है? यस सर। कूल। ये जो नीचे के केसेस बने हैं, अभी हमारे को इसका कुछ नहीं करना। अच्छा हाँ, कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब इसका कोई अभी सिर पैर वैसे, अब एक बार अगर बोलूं, सेक्शन 24 आपका सारा का सारा डन है जी। ठीक है जी। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या है बच्चे? पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि इवन इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 40 lakhs, 20 lakhs, 10 लाख, स्टिल क्या आपको रजिस्ट्रेशन लेनी होगी या नहीं लेनी होगी? नहीं लेनी होगी। जिसके अंदर मैं सबसे पहला पॉइंट करा रहा हूं, पर्सन एंगेज्ड कीवर्ड क्या है? एक्सक्लूसिवली इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, नॉट लायबल टू टैक्स, wholly exempt फ्रॉम टैक्स। पहला पॉइंट बहुत ही सरल। सर जी मैं जो बेचता हूं उस पे जीएसटी ही नहीं है। तेरा टर्नओवर कितने का है? 250 करोड़। ओहो, एग्रीगेट टर्नओवर तो 250 करोड़ है। तो सेक्शन 22 के थ्रू तो तू लायबल है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाई होती है, यू आर लायबल। लेकिन सर जी सेक्शन 23 भी तो पढ़िए, वो ये कहता है अगर आपका सिर्फ एक्सक्लूसिविटी है, वही बेचता हूं बस, और कोई सेल नहीं है, तो क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है या नहीं लेनी है? नहीं लेनी है। अब आप सुनिएगा, क्या पेट्रोल पंप जो है, क्या पेट्रोल के ऊपर जीएसटी लग रहा है या सेल्स टैक्स लग रहा है? एग्जेम्प्ट है। एग्जैक्टली, सो दैट्स एग्जेम्प्ट। तो क्या पेट्रोल पंप का टर्नओवर तो भाई बहुत ज्यादा होता होगा, क्या वो रजिस्ट्रेशन लेते होंगे? नहीं। बिल्कुल करेक्ट। अब आप आगे सुनिए, आपने देखा है कि वहां पे इन एंड आउट खुला होता है? यस। आपने देखा है कि वहां पर कोई सर्विस सेंटर खुला होता है ना? बहुत होता है सर, बहुत ही नॉर्मल चीज है, आप जाते हो तो उधर आपने देखा, उधर फ्रिज होता है, कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, पानी रखा होता है। तो हाँ। अब आप मुझे बताइए, एक पेट्रोल पंप है, वो 400 करोड़ की तो पेट्रोल की सेल करता है, 10 लाख रुपए का पानी बेचता है साल का। जी फ्रिज लगा रखा है, 10-20 रुपए की बिस्लरी की बोतल बेच रहा है। इज ही रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड और नॉट? इसका आंसर सेक्शन के थ्रू जाएगा। सर देखो, हमको सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर देखना होता है, और एग्रीगेट टर्नओवर 400 करोड़ प्लस 10 लाख हो गया,
तो 400 करोड़ 10 लाख। तो उसके हिसाब से तो सर एग्रीगेट टर्नओवर तो एक्सीड हो रहा है। बट एक बार चेक कर लिया जाए कि कहीं 23 से बाहर तो नहीं हुआ। सर क्या उसने एक्सक्लूसिवली बेचा है या उसने कुछ टैक्सेबल वाला भी बेच दिया है? टैक्सेबल वाला भी बेचा है। एग्जैक्टली exactly, तो 23 में रियायत नहीं मिलेगी। यू हैव टू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड। आपको सिर्फ तभी एग्जेम्पशन तभी होगा जब एक्सक्लूसिवली आपका भैया। समझ रहे हो? यस सर। सेकंड पॉइंट, एन एग्रीकल्चरिस्ट। फार्मर को लेके हमारा वैसे ही भारत देश और सरकार इमोशनल रहती है। सर जी एक फार्मर है, फार्मर क्रॉप्स उगाता है, अनाज उगाता है, वेजिटेबल्स उगाता है, उसको बेचता है, उसका टर्नओवर 70 लाख चला जाता है। क्या मैं उसको ये बोलूं ए भैया रजिस्टर्ड हो जा, तेरा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड? आंसर इज नो। An agriculturist is not liable for registration to the extent of supply of produce out of cultivation of land. सर जी मैं एक फार्मर हूं, 70 लाख के आलू हैं, मैंने बेच दिए। बनाए कितने थे मैंने? 20 लाख की कॉस्ट लागत लगी थी, आलू थे, पोटेटोज थे ना, सोल्ड इट फॉर 70 लैक्स। एम आई लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन? नो। नो। बिकॉज इफ आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग एंड आई एम सेलिंग इट, आई एम अ ट्रू फार्मर। वो सर देखो मैंने 70 लाख की तो सेल करी थी, पर राइस का मैं ट्रेडर भी हूँ। मैं राइस खरीदता हूँ, राइस बेच देता हूँ। अब तो करवानी पड़ेगी। एग्जैक्टली exactly. अगर आप प्योर फार्मर हो, प्रोड्यूस करते हो बेचते हो, बच जाओगे। लेकिन प्रोड्यूस भी करते हो और कुछ ट्रेडर बन गए हो किसी चीज में, तो एग्रीगेट तो तुम 23 में नहीं आ रहे हो। फिर तुम्हारा एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड हो रहा है। और एग्रीगेट टर्नओवर अगर एक्सीड हो गया है तो 22 के तहत यू आर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अब एग्रीकल्चर का मतलब दिया हुआ है, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट के अंदर है। then what exactly it is, like you are doing cultivation of land, आप खुद ही लगे हुए बाय ओन लेबर, पूरा परिवार ही आपका फार्मर का है, या फिर बाय सर्वेंट और वेजेस पेबल, यानी कि भाई भाई मेरे तो जगह है भाई, मैंने वहां पे 500 लेबर लगा रखे हैं भाई, तो भी क्या यही माना जाएगा दैट इट इज कल्टिवेटेड बाय मी? यस। जरूरी थोड़ा ना मैं खुद ही खेतों में घुसूं और उगाऊं। रिस्क एंड रिवॉर्ड सारे मेरे हैं, तो मैं फार्मर ही कहलाता हूँ बच्चे। ऐसे बहुत सारे फार्मर है जो खुद काम नहीं करते, वो उनके अंडर काम करते हैं लोग। मुझे बताइए क्या आपको क्लियर है? यस सर। थर्ड इज स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्टर। गवर्नमेंट क्या कह रही है? हम नोटिफाई करेंगे, हम बताएंगे, और हम जिसका भी नाम लेंगे वो खुश हो जाएगा। क्यों खुश हो जाएगा? क्योंकि वो नॉट लायबल हो जाएगा। सबसे पहले पर्सन मेकिंग ओनली आरसीएम सप्लाईज है जी। अगर एक बंदा, मैं ये बेचता हूं बॉटल्स, आई एम सेलिंग इट, आई एम सेलिंग इट, सेलिंग इट, सेलिंग इट, सेलिंग इट, सेलिंग इट। सर ये फॉरवर्ड चार्ज है आरसीएम, आरसीएम सर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन? नो ऑब्लिगेशन। और मैं तो सिर्फ यही बेचता हूं, बेच रहा 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 हूं। तो सरकार कह रही है तू मस्त रहना, जो बंदा खरीद रहा है उसकी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उससे कंप्लायंस करवा लेंगे। लेकिन अगर मैंने इसके साथ चश्मा भी बेच दिया जिस पे फॉरवर्ड है, ऑब्वियसली फिर तो मुझे रजिस्ट्रेशन लेनी है ना। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ वो सप्लाई कर रहा हूं जो आरसीएम पर है, तो वो चीज है। क्लियर है बच्चे? यस सर। अगला आपको आता है, अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस कर रहे हो अप टू 20 और 10, ये इन्होंने एग्जेम्पशन में लिख दिया ना ऐसे, जैसे इंटर स्टेट के लिए कंपलसरी है, बट अगर इंटर स्टेट सर्विस है तो 10 लाख और 20 लाख की लिमिट है, तो वो ऐसे नोटिफिकेशन के अंदर दे दिया। मुझे बताइए कोई दिक्कत? नो सर। नो सर।
थर्ड वाला अच्छा है, आपको रिलेट होगा। याद है, ये भी हमने पढ़ा था। ये सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए? वो हैंडीक्राफ्ट वाला हाँ जो था अलग से। जी, हाँ जी। क्योंकि क्या लिखा था, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो कंपलसरी, फिर आगे लिखा था एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट। तो एक्सेप्ट हैंडीक्राफ्ट इसलिए था क्योंकि सेक्शन 23 कहता था कि हैंडीक्राफ्ट का इंटरस्टेट में हम 20 लाख या 10 लाख तक माफ कर देंगे। बस दो कंडीशंस हैं, आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और आपने ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। बेटे इस पे ना चार चार लाइनें लिखी होती हैं, बट आप, मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूं बड़ी गहरी बातें कर रहा हूं। अगर तुम हैंडीक्राफ्ट, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड बेचते हो, इंटरेस्ट रेट, हालांकि इंटरेस्ट रेट में किसी को नहीं बख्शता, पर नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट को छोड़ रहा हूं, बस पैन नंबर होना चाहिए और ई वे बिल जनरेट कर लेना। ई वे बिल क्या होता है छोड़ो ना अभी, जब ई वे बिल पे जाएंगे तो ये पॉइंट दोबारा आएगा, तब समझ जाओगे आप। मुझे बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। मुझे नहीं पता अभी ये टेबल कितना सही पढ़ बना हुआ है, हालांकि मैंने बना के तो दिया था आईटी वाली मैडम को। आप एक बार इसको पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं, और आप मुझे बताइए क्या आपको सारी बात समझ आ रही है। यस सर, हो गया। समझ आ गया? यस सर। यस सर। इसमें बस एक चीज की अपडेशन थी जो जल्दबाजी में नहीं दिखती। आपको दिख रहा है यहाँ पे गुड्स के अंदर, अब पहले तो सिर्फ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स लिखा था ना, है ना? छुपके से हमने ये भी लिख दिया नोटिफाइड प्रोडक्ट, क्योंकि सरकार कुछ और नोटिफाइड प्रोडक्ट भी ले आई। देखो, गुड्स के अंदर तो लॉजिकली तो दो कैटेगरी होनी चाहिए थी, एक होनी चाहिए थी अदर, और एक होनी चाहिए नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। लेकिन ये एक और कौन सी आ गई, नोटिफाइड प्रोडक्ट। क्या होता है, टेंशन मत लो बेटे, ये भी वैसा ही होता है, हैंडीक्राफ्ट जैसा ही होता है। लेकिन सरकार ने कुछ और प्रोडक्ट को नोटिफाई करा, जिसमें बाय हैंड वो ज्यादा बनते हैं, मतलब हाथों की सफाई ज्यादा होगी काम में, और मशीनरी बहुत ही कम होती है। ऐसा लिखा हुआ है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अभी आपको दिखाऊंगा तो वो चीज है। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। और आपको एक चीज तो ये याद ही होगी शायद से, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन अगर वो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स देता था तो उसके ऊपर लिमिट लग जाती थी 20 लाख या 10 लाख की। याद है आपको? यस सर। खूल। अगर आपको ये सारी बातें याद हैं तो आपको एक पैटर्न दिख रहा है, पर पैटर्न दिखने के साथ साथ मेरे को रीड कराना जरूरी है। आइए जरा रीड करते हैं। पर्सन नॉट लायबल, यू कैन रीड दी, सिर्फ ए हेडिंग पढ़ लो बच्चे, जैसे ये लिखा है, ठीक है, इससे आपको समझ आ जाएगा, और एग्जाम्पल पढ़ लो, ठीक है? पढ़ लीजिए एक बार। यस सर, हो गया।
ट्वेल्थ भी पढ़ लीजिए। यस। अगला एग्रीकल्चरिस्ट वाला समझ आ रहा है? इफ यू वांट टू रीड, आप रीड कर सकते हो, वो ओन लेबर, लेबर रीड कर लोगे ना, देखो वन टाइम तो आपको रीड करना ही है ढंग से। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लो आप एक बार। है जी। यस। ओके, इसके बाद ना, मतलब वो जैसे मैंने लिखा था, इसके बाद नोटिफाइड, ये दो तो ऐसे लिखे हुए थे, समझ रहे हो? मतलब ए और बी, हालांकि मतलब ऐसे ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए होता है, पेपर में ऐसा नहीं आएगा। बट अपने को मतलब थोड़ा एक्ट का स्ट्रक्चर की भाई, नॉट लेवल में एक तो था एक्सक्लूसिव, और उसके बाद था एग्रीकल्चरिस्ट, फिर उसके बाद ना गवर्नमेंट ने ना नोटिफाई करा है। और नोटिफिकेशन में सिर्फ हेडिंग पढ़ लो एक बार, पहला कौन सा आ गया? ओनली आरसीएम बने, आरसीएम एग्जैक्ट, सप्लाई। और नीचे वही एग्जाम्पल बना होगा, वह सुनते जाइएगा। अगला कौन सा आ गया? इंटरस्टेट सर्विस, 20 लाख वाला। ठीक है बच्चे, उसके बाद क्या आ गया बच्चे? इंटरस्टेट किस चीज का? हैंडीक्राफ्ट नोटिफाइड गुड। हैंडीक्राफ्ट गुड्स। मैं रीड कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, और उसके बाद क्या था हमारा? कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन, जो यस कि क्या सर, बेच अप रहा टू है? 20 lakhs। हाँ जी, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट। बिल्कुल। और इसके नीचे वाला हमने नहीं लिखा हुआ, आइए पढ़ते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईसीओ पे हमारा काफी अच्छी पकड़ है। पॉइंट नंबर ई पढ़ के समझ आ रहा है आपको? हाँ हाँ, तो एक्सपर्ट हो गए तुम। ईसीओ के थ्रू भी सर्विस प्रोवाइडर एग्जेम्प्ट ही है ना। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ईसीओ विद द एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 20 लाख। हाँ, तो पढ़ तो लिया सर ये, समझ रहे हो? सर्विस वाला जो दोनों दोनों पे हाँ लिमिट हाँ, लगती है। अब एक ही यस जगह सर। वो एग्जेम्पशन के थ्रू घूम फिर के दोबारा आएगा, तो वो पता लग जाएगा हमें। अब ये पढ़ो एक बार। जो गुड्स की इंट्रा सप्लाई करता था एग्रीगेट एग्जैक्टली, टर्नओवर के अंदर। एग्जैक्टली, बस आपको नीचे मतलब ईसीओ के कोई डेटा होगा, पैन नंबर दे दे, ये दे दे, वो सब देखेंगे अभी। ठीक है, और पर इसके बाद एएमपीसी एक्ट वाला, ये अभी हमें नहीं करना होगा, ये मैं कराऊंगा आपको। और फिर इसी के साथ आपका सेक्शन 23 खत्म हो जाएगा जी। आप मुझे बताइए, इसको रीड करेंगे या हो जाएगा? कर लेंगे सर ये। ठीक है, एक बार जस्ट ऐसे ही मन में अच्छा लगेगा आपको। कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन थी, लेकिन वो जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स है उसका तो इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है ना वो। यस यस सर। हाँ जी, तो बस उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि वो भाई सुन, ये कंडीशन पूरी कर दियो। आइए पढ़ लीजिए एक बार। बस एक छोटी सी चीज बोलूंगा, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड के साथ साथ ना ये नोटिफाइड प्रोडक्ट चिपक गए हैं। ठीक है, तो वो जब तुम रीड कर रहे हो तो थ्योरेटिकली तुमको वो हो जाएगा। तो इन प्रोडक्ट्स की कुछ लिस्ट वगैरह भी है या नहीं नहीं नहीं, ऐसे? आपको याद नहीं करनी, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है। पेपर में कैसे आता है नोटिफाइड प्रोडक्ट में ना, वो ऐसे लिख देगा हम्म। प्रीडोमिनेटली बाय हैंड एंड सम मशीनरी सब ऐसे। मशीनरी। तो वो ठीक एक हिंट दे देगा कि वो नोटिफाइड प्रोडक्ट की बात कर। ठीक। ठीक है ना, और कंडीशन क्या है ना, आप ये देखोगे,
कि भाई तेरे पास पैन होना चाहिए, ई वे बिल जनरेट होना चाहिए, ऑल इंडिया बेसिस 20 लाख और 10 लाख, ये तो फालतू की है, मेन चीज आपकी है ये वाली है। कही पढ़ा है एक बार। यस सर। यस सर। ये वाला भी हो जाएगा, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, यस सर, हो जाएगा। है ना। ठीक है, सॉर्टेड। तो बस 23 भी आपका डन है जी पूरा। वो जो AMPC वाला है वो एक रिलेट कराऊंगा आपको। आओ जरा बढ़िया सेक्शन करे, कुछ बढ़िया सेक्शन क्या करे। दो अच्छे वाले पॉइंट कराता हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP। थ्योरी बहुत है बच्चे इसमें। हम्म। अगर तुम अभी तक समझ पाए तो क्या तुम ये समझ पा रहे हो कि हमने 22 तो कर लिया है। 22 बताएंगे एक बार कौन सा था। पर्सन लाइबल और लायबिलिटी की लिस्ट। रजिस्ट्रेशन वाला। 23। नॉट नॉट लाइबल। लायबल। वेरी गुड। 24। कंपल्सरी कंपल्सरी। रजिस्ट्रेशन। 25 में ना प्रोसीजर है, कौन सा फॉर्म भरना है, आधार, बोध भाई महाभारत लिखी हुई है भाई। ठीक है, वो तो हमने करना ही है ऑब्वियसली, छोड़ तो कुछ सकते नहीं। लेकिन मैं पहले 26 करा रहा हूँ। और 26 ये कहता है, 26 है बच्चे, डीम्ड रजिस्ट्रेशन। इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इफ अ शॉप इज रजिस्टर्ड, कोट वोट कुछ नहीं है, रजिस्टर्ड इन दिल्ली। एक बात बताओ, अगर मुझे एड्यू जंक्शन को रजिस्टर करना है तो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यस सर। ऑनलाइन या कहीं पे जाकर। ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दोनों हो ऑनलाइन सकता है। ही, ऑनलाइन ही है। जब मैं ऑनलाइन अप्लाई करूंगा तो कहीं ना कहीं तो नोटिफिकेशन बजेगी, somebody हैज अप्लाइड। यस सर। वो दिल्ली में बजेगी या यूपी में बजेगी या महाराष्ट्र में बजेगी। जहाँ की रजिस्ट्रेशन जहाँ पे होगा होगा वहाँ की। में होगी। दिल्ली, दिल्ली की दुकान है दिल्ली में। दूसरा सवाल ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में घंटी बजेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में घंटी बजेगी। स्टेट गवर्नमेंट। द स्टेट्स वांट अ होल्ड कि मेरी स्टेट में कौन कौन सी दुकानें रजिस्टर्ड हैं, इस सेंटर नहीं घुसेगा इसमें। तो शॉप रजिस्टर कौन कर रहा है, स्टेट कर रही है या सेंटर कर रही है। स्टेट। और अगर स्टेट ने आपके फॉर्म जो आपने भरे वो देखे, हाँ ये भी ठीक है, हाँ ये भी ठीक है, दे दो रजिस्ट्रेशन। तो इफ अ शॉप इज रजिस्टर्ड इन दिल्ली, it is deemed that central government has also granted the register. If the application for registration is cancelled by Delhi government, एप्लीकेशन कौन से फॉर्म में जाती है ये लिखा हुआ है REG 01। इट इज डीम्ड दैट REG 01, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑल्सो कैंसल्ड दी रजिस्ट्रेशन। बात ऐसी है जी, स्टेट ने हाँ बोल दी तो सेंटर की भी हाँ है, स्टेट ने ना बोल दी तो सेंटर की भी ना है। GST रजिस्ट्रेशन गलत गलत लिखा हुआ है बहुत ज्यादा।
इज स्टेट वाइज, नॉट सेंटर वाइज। सेंटर वाइज मतलब इट्स नॉट अ होल इंडिया लेवल टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। कूल। तो अगर आपको ये समझ आया तो सेक्शन 26 ज्यादा बड़ा नहीं है, रीड करते हैं, इतना ही है, इससे ऊपर है ही नहीं सेक्शन 26। आइए। डीम्ड रजिस्ट्रेशन, बस इतना ही है बच्चा। इसको रीड कर लीजिए एक बार। ये जो कुछ नए नए नाम आ रहे होंगे UIN, और उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बस एक पढ़िएगा। जैसे ना, ऐसा नहीं होता कि आप टैक्स वाइज रजिस्टर, मैं बोलूं मैं सेंट्रल गवर्नमेंट CGST में रजिस्टर हो गया, फिर मैं SGST में हो गया, नहीं। ठीक है, टैक्स वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है कि मैं UTGST में हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर मैंने अपनी दुकान दिल्ली में रजिस्टर कर दी, मतलब मैं CGST में भी रजिस्टर्ड हूँ, SGST में भी रजिस्टर्ड हूँ, IGST भी चार्ज कर सकता हूँ, UTGST भी चार्ज कर सकता हूँ। ठीक है बच्चे, और सेस भी। यस सर। क्लियर है ना 26? यस सर। ओके। बस कुछ ही देर का है और बात, और मैं वही कैजुअल टैक्सुअल पर्सन और वही कराना चाहता हूँ आपको, एंड NRT। ये आइए। क्या बच्चों को कैजुअल टैक्सुअल पर्सन पता है क्या होता है? एक बात बताइए, आप बच्चों ने वो मूवी देखी है बैंड बाजा बारात? जैसे मान लो, अगर मैं बोलूं अभी, संजना जी है, यश है, साक्षी, कार्तिक, हर्षिता, आप सब बच्चों में से आपको क्या लगता है किस बच्चे की सबसे पहले शादी होगी? हम्म, एनी इनपुट्स, कोई बच्चा बोलना चाहे? अपना नाम तो अब सर कोई भी नहीं लेगा ना। ओह, एवरीवन इज इन अ हरी, इसका मतलब साक्षी जी को तो सबसे ज्यादा जल्दी है। अरे मैं बोल रही हूँ मतलब अपना नाम तो कोई भी नहीं लेगा सर। थोड़ा हाँ। ढंग का क्वेश्चन तो पूछो, कोई बोले एटलीस्ट। बताओ, मतलब तुमको, मतलब क्या लगता है कि शादी कौन पहले करेगा? मतलब हर्षिता जी, आप जैसे बोल सकते हो, तुम्हें क्या लग रहा है, साक्षी जी की शादी पहले होगी, तुम्हारी शादी पहले होगी, क्या मे लगे? बी वो मेरे से 1 साल बड़ी है। ओह, उस हिसाब से तो यश की एज भी काफी ज्यादा होगी, फिर 1-2 साल और बड़ा है यश शायद से। हाँ तो फिर उसकी होगी। तो उस हिसाब से तो दुष्यंत सर की मेरे से पहले हो जानी चाहिए थी। सर अब वो कुछ स्पेशल केस भी होता है, कभी कभी हो जाता है रेयर केसेस। दुष्यंत सर का स्पेशल केस है, स्पेशल बोल रहा हूँ उनको, स्पेशल। हाँ। सर सर आपने मेरी हो उनकी जाएगी सर 2 साल बाद। 2 साल बाद ही हो जाएगी तेरी? यस सर। ओहो। जैसे मतलब कितनी एज होगी जिसकी शादी होगी जिसकी तेरे साथ? सर आप दुखी क्यों हो रहे हो? मतलब यश की शादी हो जाएगी तो थोड़ा दुख हो रहा है मुझे, कैसो कैसो की शादी हो जाएगी।
नहीं नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ मैं। अगर दुष्यंत सर की शादी हो सकती है तो एनीबडी कैन गेट मैरिड। दुष्यंत सर ना घर जा रहे हैं फिर भी आज ना ऐसे फोन पे लगे हुए हैं, बाहर खड़ो भाई, ऑफिस से घर आ गए भाई, क्या है इधर, ये ऐसे करें वैसे। मेरी वाइफ ने फोन ले लिया कि भाई तुम्हें तो अभी, दुष्यंत सर आपकी तो नई नई शादी हुई है, अभी अभी घर जाओ अपने। मेरे घर के बाहर सर एकदम ऐसे। डाउट है। हाँ पता नहीं। तो खुश क्यों नहीं रहते सर? हमेशा वो क्या। नहीं है वो ना, मतलब पता नहीं, मतलब मैं ऐसे पूछा नहीं मैंने, ठीक है इतना क्या वो है। वो ना शो करते हैं कि हाँ जबरदस्ती शादी शादी करी है। पर क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब ऐसा है, मतलब ऐसे ना वो खुद से ही कन्विंस होते हैं तो ही करते हैं वैसे तो, वो चीज तो है। पर शादी के टाइम पे तो बहुत खुश थे, बहुत शादी नाच के टाइम गा तो रहे थे। बहुत, शादी के टाइम तो बहुत खुश थे भाई। और अब बोल रहे हैं दुखी हाँ आदमी पार्टी नहीं हाँ देता। हाँ। अब कुछ पार्टी भी पर नहीं दे बात, रहे। पार्टी भी नहीं दे रहे, बताओ गलत बात है। कल एक बार बात करेंगे, सर को बोलूंगा। तो जैसा कि आप सबने मिलकर डिसाइड करा कि हर्षिता जी की सबसे पहले शादी हो जाएगी, तो हर्षिता जी क्या आप शादी पे बुलाएंगी? फिर तो नहीं बुला रही। अच्छा, उस बात पे मना नहीं करा तुमने कि चलो मेरी पहले हो रही है? सीधा इनविटेशन ही कैंसिल। हाँ ठीक है। तो सर अब भी मतलब कुछ दिन हुए हैं मुझे 18 के हुए, कुछ दिन। हाँ ठीक है। तो एक चीज समझना कि एक ना इवेंट मैनेजमेंट होता है, अगर आपको शादी करनी है ना, जैसे दुष्यंत सर की शादी में ऐसा था, तो उनका ना एक टाइमलाइन आपने देखा है कि रिलेटिव्स नहीं तो भाई बारात के सामने डांस करते रहते, 1 घंटा अंदर ही नहीं जाते, फिर लेट हो जाते हैं। देखा आपने? हाँ होता है। फिर यस। कोई भी गेस्ट अगर ऊपर आ रहे हैं तो किस टाइम पे वो स्टार्ट होना है, किस टाइम पे रिंग सेरेमनी होती है, अगर ये सब ऑर्गेनाइज्ड हो जाए कि रिंग किस में आएगी, सब पहले से सब सेटअप है, क्या ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज करती है? यस सर। क्या ऐसा मिडिल क्लास फैमिलीज में इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को बुलाया जाता है या खुद ही कर लेते हैं फैमिली में? खुद ही कर लेते हैं। लेकिन खुद ही व्हाट कर अबाउट लेते हैं। रिच फैमिलीज? लाइक वो दुष्यंत सर। बुलाते हैं। एग्जैक्टली, लाइक दुष्यंत सर। बेटे मैं स्टेज पे चढ़ रहा था, मुझे खुशी हो रही थी, मैंने कहा दुष्यंत सर को हेलो बोलता हूँ, मैम को हेलो बोलता हूँ, मेरे को ऐसे रोक दिया उन्होंने, पार्टनर को रोक दिया, कह रहे पहले फैमिली वाले मिले। बताओ। सर आप भी तो फैमिली ही हो, बचपन से साथ हो। पर उन्होंने, सर ने मेरा नाम नहीं लिखवाया, इवेंट मैनेजमेंट वालों को बोला इसको लास्ट में भेजा है इनको। गलत बात है, बताओ दुष्यंत सर की कितनी नहीं? वो है तो ब्लड है तो। रिलेशन नहीं है ना? हाँ ब्लड रिलेशन नहीं है ना सर आपका उनके साथ? क्या नहीं है? ब्लड घर रिलेशन। वाले। हाँ, ब्लड रिलेशन, अच्छी बात ही है। ठीक है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनियां, जैसे मेरा ऑफिस है दिल्ली में, मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हूँ, क्या मैं सिर्फ दिल्ली की शादी को कैप्चर करता हूँ या जयपुर में भी करता हूँ? आसपास भी करते होंगे। एग्जैक्टली exactly, जयपुर, गोवा, आगरा, लोगों की अलग अलग बेटे, लोगों के पास इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। पीपल डू मैरिजेस ऑन गोवा बीच। यस, बहुत ही नॉर्मल बात है, आई होप। ठीक है। मैं आपको ऐसे रिजॉर्ट दिखा सकता हूँ जो गंगा रिवर के किनारे हैं, कि वो कहते हैं गंगा रिवर भी जानी चाहिए और हमारी शादी भी वहां पर हो रही है, फेरे भी वहीं हो रहे हैं। अब मैं पॉइंट पर आता हूँ। मेरी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी आप में से जो जो शादी कराएगा मैं सारा ऑर्गेनाइज करा दूंगा, 1 लाख रुपए लूंगा, मुझे बताओ ज्यादा तो नहीं ले रहा ना? कम है बल्कि। एग्जैक्टली exactly. और भाई साहब, आपने बोला जैसे साक्षी जी ने बोला बहुत कम है, तो साक्षी जी सपोज करो कि आपकी शादी हो रही है बेटे केरला में, तो क्या आप मुझे हायर करोगे? 1 लाख रुपए में फुल शादी ऑर्गेनाइज करा दूंगा, ऑर्गेनाइज कराना, मना कर डिजाइनिंग। दे साक्षी, प्लीज मना कर दे। बताओ, हर्षिता जी से देखा ही नहीं जाता किसी और की शादी हो रही हो तो पहले।
ये नहीं नहीं सर, देखा मैं जा रहा कि आपको आप मैनेज कर रहे हो। मैं बहुत सही मैनेज करता हूँ। कोई नहीं मेरा सर, मैं आपको बुक कर लूंगी। हाँ ठीक है। तो एक लगा साक्षी जी ने, अब हर्षदा जी को लगा अरे मैं भी अब शादी करूंगी तो करती हूँ, तो हर्षदा जी की शादी हो रही है जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी बेटे पीओके के अंदर। सर नहीं, ये कहाँ पहुंच गए, मैं कहाँ डेस्टिनेशन वेटिंग सोच रही हूँ। अच्छी एग्जैक्टली गल। exactly. ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तो अगर मैं केरला में शादी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, तुम्हारे हिसाब से मैं कितने दिन जाऊंगा उधर, कितने दिन का फंक्शन होगा? हफ्ते भर का फंक्शन। हाँ, और हफ्ता अगर कोई तो आराम बहुत से। बड़ी वेडिंग है, 10-10 दिन के गैप के बाद है, 40-50 दिन के लिए वहां जाऊंगा, उसके बाद वहां से वापस आ जाऊंगा। फिर बैक पैक करूंगा, जयपुर में किसी की शादी होगी, फिर बैक पैक करूंगा, गोवा में होगी। अब सवाल ये है कि मैं, मेरा ऑफिस तो नेहरू प्लेस में है, पर मैं तो अलग अलग जगह जाके ऐसे अपना ऑफिस खोल के वहां पे कुछ लोगों को हायर करता हूँ कि भाई तेरे को ये करना है वो करना है, 10 दिन के लिए तेरे को इतना पैसा दूंगा इतना दूंगा। तो मैं तो अलग अलग जगह पे सर्विस दे रहा हूँ। और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मुझे वहां पे बुकिंग करनी पड़े, एक रूम बुक करना पड़े, एक ऑफिस खोलना पड़े, क्योंकि भाई साहब 50 करोड़ की शादी है और मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकता। मेरे को 50 दिन उधर रूम चाहिए, ऑफिस बनाना पड़ेगा, सब कोऑर्डिनेशन, फ्लारिस्ट कौन है, डीजे कौन है, एवरीथिंग आई हैव टू ऑर्गेनाइज, आई हैव टू हायर। वो मुझे बताएंगे इतना पैसा लगेगा, मैं आगे आपसे इतना पैसा ले रहा हूं। क्या ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे इतना बता दीजिए बस। होता होगा सर। होता होगा। ऐसे लोगों को बोला जाता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इनकी मतलब इसका क्या होता है कि मेरी एक जगह तो फिक्स प्लेस है, नेहरू प्लेस। आपको मेरे से मीटिंग करनी है, नेहरू प्लेस आइए। लेकिन आपकी शादी किधर है? जयपुर। कितने दिन का फंक्शन है? 40 दिन का। ओहो, अब इसमें मैं क्या करूं? 40 दिन है तो मेरे को तो सर्विस देनी पड़ेगी। तो मेरे को वहां पे एक जगह रजिस्टर करनी पड़ेगी, मेरे को कुछ लोग हायर करने पड़ेंगे, मैं जो बिलिंग करूंगा, ठीक है, मैं आपको बिलिंग करूंगा, तो मेरा ऑफिस तो दिल्ली में है सर, ये इंटरस्टेट हो जाएगा। पर क्या होता है बच्चे कि मैं वहां से भी बिलिंग कर सकता। आप बोलोगे सर थोड़ा सा आप इलाबोरेट करेंगे? मैं बहुत अच्छा एक और एग्जांपल दिमाग में आया। प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है। यस यस सर। सर। मैं सूरत का ज्वेलर हूँ, मेरी ज्वेलरी की दुकान है सूरत में। प्रगति मैदान एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मैंने ज्वेलरी लगाई, आपने खरीद ली। आप मुझे बताइए, मैंने बेचा सूरत की दुकान से या प्रगति मैदान में? प्रगति मैदान में। प्रगति मैदान में। आप बच्चे सब कॉन्सर्ट में गए हुए हो? यस सर। कॉन्सर्ट में जब आप जाते हो तो उस टाइम पर आपको गिल्ट होता है? नहीं। नहीं सर। अगर उस टाइम पर एक हार्ड वर्किंग टीचर पढ़ा रहा है एंड उस टाइम पर आप वो क्लास मिस करके एक नॉट सो हार्ड वर्किंग सिंगर के गाने पर यो यो हनी सिंह कर रहे, तो क्या आपको गिल्ट नहीं होता? नहीं सर। ऑनलाइन उस देखी वक्त थी तो ना हमने। दुष्यंत सर पढ़ा रहे थे जब हम वाइब कर रहे थे गाने पे। हाँ, आपकी तो क्लास हम लेके गए आपकी तो थे क्लास भी नहीं फिर ऑनलाइन। ठीक थी। है, फिर ठीक है, फिर ठीक है। कॉन्सर्ट के अंदर बहुत सारे स्टॉल्स होते हैं, स्टॉल्स में हल्दीराम का स्टॉल भी हो सकता है, डोमिनोज का भी हो सकता है। डोमिनोज की दुकान तो कहीं है, लेकिन वो तो एक दिन के लिए लाखों रुपए की सेल करने के लिए आया है। कुंभ का मेला होता है, हजारों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। मैं तो समोसे बेचता हूँ अग्रवाल स्वीट्स में, लेकिन 10 दिन के लिए मुझे कुंभ के मेले के वहां पे अगर स्टॉल मिल जाए तो भाई साहब पूरी साल की सेल हो जाएगी। ऐसा होता होगा नहीं होता होगा? यस सर। होता। सो क्या मुझे उस दुकान पे, उस प्रगति मैदान में, उस कुंभ के मेले में, क्या उस कॉन्सर्ट के वहां पे रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी? जी हाँ, लेनी पड़ेगी। ये बात सुन के दुकानदार परेशान हो गए, भाई रजिस्ट्रेशन, भाई 10 दिन के लिए जा रहा हूं यार। तो सरकार ने बोला, भाई सुन, अपने आप को रजिस्टर करा ले एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब यू हैव अ फिक्स प्लेस इन इंडिया लाइक नेहरू प्लेस, but you're going to Jaipur for 50 days providing service there.
सेलिंग गुड्स देयर, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर 24। आपने अभी तो पढ़ा है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होती है। यस सर। जनरली रजिस्ट्रेशन एडवांस में ली गई थी, या 30 डेज का वो टाइम था कुछ की टर्नओवर एक्सीड हो और ये। 30 days वाला कौन सा था? मैंने गलत टाइम पे गलत पॉइंट बोला। वैसे अगर किसी के लिए कंपलसरी ना हो तो क्या मुझे इमीडिएट रजिस्टर कराना होता है, या 20 लाख उसके बाद? 20 लाख के बाद। और 20 लाख 20 के लाख के बाद। बाद भी इमीडिएट या 30 डेज मिलते थे? 30 days मिलते थे। हम्म। पर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन में फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या बोला जा रहा है? 5 डेज बिफोर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। बेचने से पहले 5 दिन पहले रजिस्टर हो जाइयो। यानी कि अगर मैं आज रजिस्टर हुआ हूं जयपुर में, तो अब अगले 5 दिन तक कुछ बेचूंगा नहीं, 5वें दिन में जाके बेचूंगा। आपको क्या लग रहा है, ये रजिस्ट्रेशन मैं साल भर के लिए लेने के लिए आया हूं या शॉर्ट टर्म के लिए लेने के लिए आया हूं? शॉर्ट टर्म। मैक्सिमम 90 दिन के लिए मिलेगी, और अगर आप चाहें तो एक्सटेंड हो सकती है फर्दर 90 डेज के लिए। क्योंकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन है जिसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो फिक्स प्लेस है, लेकिन दे कीप्स मूविंग अराउंड एंड गो डिफरेंट स्टेट्स सेल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप किसी भी पार्क में बैठ के सामान बेच रहे हो, किसी भी कॉन्सर्ट में दुकान लगा के बेचते हो, किसी भी कुंभ के मेले में लगा के बेचते हो, तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। कितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगी? 90 दिन। अगर आप एक्सटेंड करना चाहे तो 90 दिन को और कर सकते हैं। और आपको सरकार को रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही आपको सरकार को बताना होगा कि मैं यहां आ गया हूं, ये भाई साहब की शादी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, भाई साहब से 5 करोड़ लूंगा, 5 करोड़ पे जीएसटी मोटा मोटी 1 करोड़ है, ये लो 1 करोड़ है एडवांस। एडवांस पेमेंट ऑफ जीएसटी बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टू दी गवर्नमेंट। ओ माय गॉड, आपको ऐसा लग रहा होगा कितनी छोटी बात है, आपने पूरे 1.5-2 पेज समझे आपने। वहीं एनआरटीपी पर भी आ जाता हूं। एनआरटीपी होता है एक इंसान जो कि बाहर रहता है, लेकिन जो कि सर्विस कहां प्रोवाइड कर रहा है? इंडिया में। वो बंदा बहुत डर रहा है यार कि मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देंगे यार, लेकिन उसको ये बोला हुआ है कि तू टेंशन मत ले, ज्यादा लंबी रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ये तेरे लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है 5 डेज बिफोर टैक्सेबल सप्लाई। और एनआरटीपी और कैजुअल टैक्स में फर्क ये होता है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के पास क्या है बच्चे? फिक्स प्लेस है ना। यस सर। एनआरटीपी के पास फिक्स प्लेस नहीं होता है। अगर पेपर में डिफरेंस भी आ जाए तो ये डिफरेंस है, अभी समझिएगा। पेमेंट ऑफ जीएसटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। सेम पॉइंट है, एडवांस पेमेंट करना पड़ेगा जब रजिस्ट्रेशन ले रहे हो 5 दिन पहले, तो पेमेंट करनी पड़ेगी। सर एग्जैक्टली बताओ तो एस्टिमेशन पे करेगी। मैक्सिमम कितने दिन की? 90 दिन की। यहां पे भी ना सेम बात ही है, लेकिन पूरी बात नहीं लिखी हुई, सुनिएगा। सर मैं लेना ही 25 दिन की चाहता हूं, तो क्या मुझे तब भी 90 की मिलेगी? नहीं बेटे नहीं, या तो 90 या फिर एक्चुअल, विच एवर इज लेस। सिमिलरली विद कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सर 25 दिन की शादी है, 25 दिन की रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। सर 70 दिन की शादी है, 70 दिन की मिल जाएगी। सर 110 की नहीं मिलेगी, 90 की मिलेगी। पहले 90 की मिलेगी, फिर जब 90 खत्म होंगे उसके बाद आना, जाओ एक्सटेंड कराने के लिए जाओ। 90 days can be further extended to 90 days। क्या आपको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी समझ आया? यस बहुत सर। बार पेपर में आया हुआ है, यस सर। बहुत बार। यश जी बहुत बार आया हुआ है। संजना जी को सभी कुछ क्लियर है? और एक पॉइंट था, जैसे हम इसको एक्सटेंड कराएंगे 90 डेज के बाद, उसको नोटिफिकेशन देना पड़ता है हमें, या मतलब वैसे कंटिन्यू करके एंड में बता सकते हैं हम इसको? क्या चीज कह रहे हैं, कैसे? जो 90 डेज का एक्सटेंड कराते हैं ना हम, 90 डेज ओवर होने के बिफोर बाद, और खत्म होने से पहले अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हो तो आप अप्लाई कर लो। ठीक है, अब आपको ना इसको थोड़ा रीड करना पड़ेगा, ठीक है।
जितना जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है उसको रीड करिए एक बार। यस सर, कर लिया। भाई बच्चे ना मुझे इंस्टा पे भेजे जा रहे हैं, ब्लैक डे फॉर आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा ज्वाइंट। बताओ यार। सर इतना प्रमोट करोगे तो यही होगा। इंस्टा पे से भेजे जा रहे हैं, अब बोलो सर, अब बोलो। ठीक है, आगे पढ़िए, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। बस ये वाला रीड कर लेंगे और फिर सेट है कहानी। ये कॉम्पोजिशन लेवी क्या है? ये ना मैडम करेंगे। कॉम्पोजिशन क्या होता है कि छोटे दुकानदार होते हैं उनके लिए कोई स्कीम है। जैसे तुमने पीजीबीपी में प्रिजम्पटिव पढ़ा था ना, कि यस एक सर। लमसम जीएसटी दे दो और जाओ ऐश करो। ठीक है, वैसा कुछ है तो जब हो जाएगा तो मिनट के अंदर लाइन हो जाएगी वो। पढ़ते जाना बच्चे, एनआरटीपी भी पढ़ लेना। आ जाता है बच्चे, ये बहुत बार आता है। यस सर। हो गया। यस। ये ना डिफरेंस है बच्चे, फॉलोइंग पॉइंट्स मेरिट कंसिडरेशन। ये दो डिफरेंसेस है। एक तो यही होता है कि कैजुअल टैक्सल पर्सन एज अ फिक्स प्लेस, एनआरटीबी डज नॉट। और कैजुअल टैक्सल पर्सन है जो सप्लाई करता है, उन्हें बिजनेस से रिलेटेड सप्लाई करता है। एनआरटीपी का ऐसा कोई प्री रिक्विजिट नहीं होता कि ये तेरा बिजनेस है क्या जो तू बेच रहा है, ऐसा नहीं होता। इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बाय चांस पेपर में डिफरेंस आ जाए तो दो डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। कार्तिक जी को क्लियर है? ओके। कार्तिक जी एक दिन आ जाओ यार, कुछ रजिस्टर वजिस्टर दिखा दे भाई, कितना पढ़ लिया है, क्या है। अरे एक दिन मौका लगे तो आ, फिर एक बार डिस्कस कर ले कितना पढ़ लिया, कैसे करना है, क्या चीज है। ये बच्चों ने पढ़ लिया ये वाला। ये बोलो रे। यस सर। यस सर। ये वाली बातें अब आपको पता है, पर आप इसको प्लीज रीड करिए, सो दैट यू गेट टू नो कि कितना सारा थ्योरेटिकल कंटेंट है। और उसको शॉर्ट में बस मैं आपको ऐसे बताऊंगा तो ये रीडिंग वो चीज बन जाती है, समझ रहे हो। अभी बहुत सारी थ्योरी है इसमें। और मतलब मैं इसके ना वो जो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन है ना,
उसको वो पॉइंटर्स में बनाकर आपको दूंगा, फिर उसके बाद ये पढ़ना, तो मेरे को बताना। सर हम्म। अगर सीटीपी में उसकी जो भी इनकम वगैरह है वो डिफाइंड नहीं है, तो मतलब वो पेमेंट कैसे एस्टिमेटेड करेगा? बेसिस पे आप दे दो कि इफ यू आर नॉट अवेयर आप कितने की सेल कर रहे हो, कुछ तो आइडिया होगा, उसके बेसिस पे दे दोगे। इसमें एक चीज वो भी लिख रहा है ना, एनआरटीपी वाले के पास तो बेचारे के पास कोई पैन नंबर ही नहीं होगा, है ना। पढ़ लो चलो, एक बार आएगा, वो प्रोसीजरल है। पढ़ लिया। पढ़ लिया बच्चे। यस सर। यस ओके। सर। बाकी बच्चों ने भी। चलो, संजना जी, यश, कार्तिक, पढ़ लिए बच्चे। भाई पीरियड वही लिखा है भाई, मतलब यही लिखा है, पीरियड स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन 25 दिन या 90 दिन, विच एवर इज अर्लियर, और कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, नॉट एक्सीडिंग 90 days फर्दर, बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन बिफोर द एंड ऑफ द वैलिडिटी। समझ रहे हो, अगर एक्सटेंड करना है तो वैलिडिटी वो 90 दिन की, या जो जितने भी दिन की खत्म होने से पहले फर्दर एक्सटेंड कर लो। क्लियर है जी। यस सर। और ये कुछ एडवांस डिपॉजिट आपको करना पड़ेगा। ये टीआरएन नंबर क्या है, ये जब हम प्रोसीजर देखेंगे तो पता लगेगा। कि अगर तुम पेमेंट कर रहे हो तो सोच के देखो, मैं रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहा हूँ, वो कह रहा है ओए सुन, तेरे को रजिस्ट्रेशन तब मिलेगी जब तू पे करेगा। मैंने कहा भाई सुन, मेरी तो कोई जीएसटी में आइडेंटिटी नहीं है, किस नंबर से ट्रैक करोगे मैंने पेमेंट करी है। तो वो नंबर क्या होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। क्योंकि जनरली जब आप पे करते हो, यू गेट ट्रेस्ड विद GSTIN, बट वो तो अप्लाई करते टाइम ही पैसे मांग रहा है, तो अभी तक तो ऐप मेरी रजिस्ट्रेशन ही नहीं मिली है, तो बेसिकली वो TRN हो जाएगा। ये बच्चे हैं ना, ये कह रहे थे कि आप यहाँ से बात करो, आप बताओ कि आप पापा के साथ कैसे फन करते हो। से 5 lines अबाउट पापा, कैन बी गुड लाइन्स और बैड लाइन्स। साइकिलिंग नहीं ले जाते, ओके, कंप्लेंट नंबर 1। आपको पता है मैंने ना वो डाला इंस्टा पे कि मेरे को घूमने जाना है, तो बच्चों के मैसेज पता है क्या आते हैं, मत जाओ हमारा कोर्स कराओ, मत जाओ, ये क्या बात होती है। हमने टिकट कैंसिल करनी पड़ी ना हमें फिर, है ना। हाँ, ये इधर एक हर्षिता दीदी है, उनके चक्कर में लॉस हो गया बेटे में। और सर बताओ। कहाँ आप मेरे को बुरा बना रहे हो? नहीं नहीं,
हर्षिता जी एकदम पढ़ाई में एकदम आगे एकदम। हाँ जी, कुछ लाइन बताओ पापा के बारे में, 5 लाइंस बताओ। रात को थोड़ा स्केटिंग तेज बोलो, बी लाउडर। वो स्केटिंग नहीं ले जाते। रात को स्केटिंग नहीं ले जाते। ओके। कुछ तो मेरे अंदर अच्छी बात भी होगी ना बेटा। के हैं? रिपोर्ट कार्ड और कैम्ब्रिज का जब रिजल्ट आया था, बस एक ही कैम्ब्रिज का ही गिफ्ट दिया। बस एक ही बार गिफ्ट दिया बस। ठीक है, कुछ अच्छी बात मतलब। मिनी ले जाते हैं। मिनी सो ले जाता हूँ, चलो ओके। और कुछ नेचर वाइज भी कुछ अच्छा है मेरे अंदर, या बस मटेरियल ही चल रहा है जिंदगी में बस। एम आई गुड फादर? हाउ? मिनी सो ले जाता हूँ इसलिए। फिर और मम्मा बुला लिया। ठीक है चलो, क्लास चल रही है। बताओ यार, अपने बच्चे ही तारीफ नहीं कर रहे, बताओ। सर फिर हमसे भी कुछ एक्सपेक्ट मत करना आप। हाँ, ठीक है ना। अच्छा, पढ़ लिया ये? यस सर। ओके, तो बस सही है भाई, सेट है कहानी। आपको मैंने सिर्फ जितना कराया ना बच्चे, उतना ही करना। और टेक्निकली हमने मतलब 50-55% कर लिए। ठीक है, पर अभी और भी है, और इसके बाद फिर ना थोड़ा सा बहुत ही थ्योरेटिकल जाता रहता है। तो मैं उसी की कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे स्टेप बाय स्टेप नोट्स आपको मिले, ताकि वो जो 7-8 पेजेस हैं वो 1-1.5 पेज में कवर हो जाए, फिर तुम रीड करो तो तुम्हें समझ आएगा। ठीक है बच्चों, यस सर। तो इतना रखते हैं जी। और नेक्स्ट क्लास जो कि कल ही कोशिश है, और थोड़ा बहुत 1 घंटा कल भी कराऊंगा। कल आपकी क्लासेस का क्या है वैसे? मे बी दुष्यंत सर अपनी क्लास रखे। और कल मैं भी उनको टैक्स पर नहीं वो कराऊंगा। भी ऑनलाइन ही लेंगे। अच्छा, मैं हो सकता है कल उनको लंबी अकाउंट्स ही करा रहूंगा, फिर तुम लोग को भी करवाऊंगा ही जीएसटी फिर। तो एक बार रात में डालता हूँ एक बार टाइम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो कराऊंगा ही। ठीक है बच्चों, यस सर। चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय 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 बाय।